युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूल, घोड़ों की वो तेज टापें और हवा को चीरती हुई एक चमकती तलवार, कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे 1857 के उस ऐतिहासिक और सिनेमैटिक सफर में चलेंगे जहां झांसी की रानी की अमर कविता हमारे सामने जीवंत हो उठेगी। हम न सिर्फ इस महागाथा को जिएंगे बल्कि परीक्षा में टॉप करने के लिए इसके हर एक जरूरी पॉइंट को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हमारे आज के सफर के पड़ावों पर। हम शुरुआत करेंगे संदर्भ और कवयित्री से, फिर देखेंगे योद्धा का बचपन, त्रासदी और ब्रिटिश कब्जा, महान विद्रोह की शुरुआत, अंतिम महायुद्ध और अंत में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी मुख्य बिंदु। भाग 1 संदर्भ और कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इस आग उगलती कविता को समझने के लिए सबसे पहले उस कमाल की महिला को जानना होगा जिन्होंने इसे लिखा था। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके शब्द इतने ज्वलंत इसलिए हैं क्योंकि ये कोई आम लेखिका नहीं थी बल्कि एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह की उस आज़ादी की आग को अपनी कलम से ऐसे उकेरा है जैसे वो खुद उस युद्ध भूमि में खड़ी हों। अब परीक्षा के नजरिए से ये फैक्ट्स बिल्कुल रट लीजिए। 1904 में प्रयागराज में जन्मी चौहान खुद 2 बार जेल गई थीं। उनकी अपनी गहरी देशभक्ति ही वो वजह है जिससे मुकुल और बिखरे मोती जैसी उनकी रचनाओं में शूरवीरता इतनी असली और शक्तिशाली लगती है। वो सिर्फ कविता नहीं बल्कि क्रांति लिख रही थीं। और हाँ, याद रखिएगा कि उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार और भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष डाक टिकट से भी सम्मानित किया गया था। भाग 2 एक योद्धा का बचपन, छबीली नाम की लड़की। कविता के शुरुआती छंद हमें सीधे उनके बचपन में ले जाते हैं। जरा सोचिए, एक छोटी बच्ची जिसे प्यार से छबीली कहा जाता था, वो किसी शाही महल में बैठकर आराम नहीं कर रही थी। इसके बजाय वो लड़कों के साथ घोड़े दौड़ा रही थी और युद्ध की कलाएं सीख रही थी। उनकी वो बेजोड़ ऊर्जा बचपन से ही दुनिया को हैरान कर रही थी। यहाँ पर सबसे अहम बात जो एग्जाम में लिखनी है वो ये है कि कवयित्री ने लक्ष्मीबाई को किसी नाजुक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक भयंकर योद्धा के रूप में दिखाया है। उनके खिलौने को एक गुड़िया गुड्डे नहीं थे बल्कि असली तलवार, ढाल और कटारी थे। उन्हें वीर शिवाजी की कहानियां जुबानी याद थीं और उन्हें साक्षात दुर्गा या चंडी का अवतार माना जाता था। कानपुर के नाना की ये मुंह बोली बहन बचपन से ही एक महान सेनापति बनने की राह पर थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कितनी अद्भुत ऊर्जा है इन पंक्तियों में। ये वो शक्तिशाली पंक्ति है जो पूरी कविता की आत्मा है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि उनकी वीरता की ये अमर कहानी बुंदेलखंड के गायकों यानी हरबोलों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गाई और सुनाई गई है। भाग 3 त्रासदी और ब्रिटिश कब्जा, राज्य हड़प नीति। यहाँ कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। एक तरफ झांसी के राजा के साथ शादी का जश्न और खुशियां थीं जो राजा की अचानक मौत के बाद पल भर में गहरे काले मातम में बदल गईं, और दूसरी तरफ इसी दुखद मोड़ ने चालाक लॉर्ड डलहौजी की लालची नजरों के लिए झांसी के दरवाजे खोल दिए। कविता की वो तेज ऊर्जा यहाँ एक गहरे शोक में डूब जाती है। ये छंद हमें बताते हैं कि कैसे किस्मत ने उस नवविवाहित, निस्संतान और अब विधवा हो चुकी रानी पर जरा भी तरस नहीं खाया। राजा की मृत्यु के बाद झांसी पूरी तरह से असुरक्षित हो गई थी और ब्रिटिश गिद्धों की नजर उस पर गड़ गई थी। डलहौजी की आक्रामक राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे काम कर रही थी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1857 की शुरुआत में दिल्ली छीनी गई, फिर लखनऊ गिरा, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया और नागपुर पर भी घात लगाकर कब्जा कर लिया गया, और आखिर में अंग्रेजों ने झांसी को निशाना बनाया और उससे बड़ी ही बेरहमी से लावारिस घोषित कर दिया। भाग 4 महान विद्रोह की शुरुआत, 1857 की चिंगारी। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाजारों में रानियों के गहने और कपड़े नीलाम करने शुरू किए तो पानी सिर से ऊपर चला गया। भारत के कोने कोने में सुलगता हुआ गुस्सा अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। अपमानित रानियों और क्रोधित सैनिकों ने तय कर लिया था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। कवयित्री के शब्दों में अब जो रफ्तार आती है वो सचमुच कमाल की है। ब्रिटिश अखबारों में शाही सम्मान की खुलेआम नीलामी ने पूरे देश में आग लगा दी। नाना धुंधपंथ पेशवा ने युद्ध का सारा सामान जुटा लिया और हमारी छबीली ने साक्षात रणचंडी का रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते मेरठ, कानपुर, पटना और जबलपुर तक ये विद्रोह दावानल की तरह फैल गया।
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, एक बार फिर वही ऊर्जावान पंक्तियां। ये बार बार आना कोई संयोग नहीं है, ये पूरे देश में फैले उस विशाल विद्रोह को सीधे तौर पर झांसी की रानी की उस अजेय शक्ति और उनके नेतृत्व से जोड़ लेता है। भाग 5 अंतिम महायुद्ध, नाले पर शहादत। अब हम पहुंचते हैं इस महागाथा के सबसे रोमांचक और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। ये युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक ओर रानी लेफ्टिनेंट वॉकर को अपनी तलवार के वार से घायल कर भागने पर मजबूर कर देती हैं, और दूसरी ओर अपनी बहादुर सखियों काना और मंद्रा के साथ मिलकर दुश्मनों की पूरी फौज पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती हैं। एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो युद्ध के इस भूगोल को एक एपिक सफर की तरह याद कर लीजिए। पहला स्टेप, झांसी में वॉकर को घायल कर भगाना। दूसरा स्टेप, कालपी तक की वो 100 मील की जानलेवा घुड़सवारी, जहां रानी का पहला घोड़ा थककर वीरगति को प्राप्त होता है। तीसरा स्टेप, यमुना तट पर अंग्रेजों को हराना और सिंधिया से ग्वालियर छीनना। और चौथा आखिरी स्टेप, जहां जनरल स्मिथ और ह्यू रोज की सेनाएं उन्हें एक ऐसे नाले के पास घेर लेती हैं जिसे पार करना नामुमकिन था। यहाँ आते आते हमारी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो जाती है। रानी का अपना पुराना वफादार घोड़ा मारा जा चुका था और नया घोड़ा उस अनजान नाले को पार करने से अड़ गया। इसे असमंजस में दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और एक अकेली शेरनी की तरह आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने परमवीर गति प्राप्त की। वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। भाग 6 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु और विषय अच्छे अंक प्राप्त करना। अब आइए इस पूरे सिनेमैटिक सफर के उन खास पॉइंट्स को समेटते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे अहम हैं। परीक्षक इस बात को बहुत पसंद करते हैं जब उत्तर में कवयित्री द्वारा बनाए गए 2 शक्तिशाली रूपों की तुलना की जाती है। एक तरफ वो विधवा रानी है जिन्हें अंग्रेजों की नीति ने रोती हुई और राज्य विहीन कर दिया था, और दूसरी तरफ वही रानी मर्दानी बन जाती हैं, एक अजेय योद्धा, चंडिका अवतार, जो सबसे आगे खड़े होकर पुरुषों का युद्ध में नेतृत्व करती हैं। आंसर में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, नारी शक्ति, क्योंकि उन्होंने किसी भी पुरुष की तरह डटकर मुकाबला किया। दूसरा, गहरी देशभक्ति, डलहौजी के लालच के आगे कभी न झुकने का जज्बा। तीसरा, 1857 की चिंगारी, स्वतंत्रता के पहले युद्ध का अंतिम और सबसे बड़ा प्रतीक। और चौथा, साहित्यिक शैली, जहां कवित्री ने हमारे भीतर वीर रस चढ़ाने के लिए अत्यधिक ऊर्जावान और लयात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अंत में एक सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रानी लक्ष्मीबाई की ये अमर कहानी आज भी भारत की भावना को कैसे प्रेरित करती है? जरा सोचिए, दशकों पहले लिखी गई केवल एक कविता ने झांसी की रानी के शौर्य की आग को आज भी हमारे दिलों में जिंदा रखा है। ये सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं, बल्कि हमारे अंदर के साहस को जगाने वाली एक गूंज है। इस बेहतरीन और प्रेरणादायक सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।